देश के विकास के हर पहलू में जब हम 2047 तक एक विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि 1.4 अरब नागरिकों का संकल्प है। मित्रों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अटूट विश्वास है कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तब मेरा देश एक विकसित भारत होगा। ये शब्द है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 15 अगस्त 2023 लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देश के लोगों के साथ साझा किया। आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर देश कितना आगे बढ़ेगा ये भविष्य बताएगा। पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की मीटिंग में पीएम मोदी ने एक बार फिर विकसित भारत के अपने लक्ष्य को दोहराया है। तो हमने सोचा कि आसान भाषा में आज बात करेंगे कि विकसित होना क्या होता है, क्या पैमाने होते हैं इसके, और पीएम मोदी का विकसित भारत कैंपेन क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। शानदार सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, पूरी क्षमता से काम करती फैक्ट्रियां, अच्छी तनख्वाह, खेतों में अच्छी उपज, उच्च स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब चीजें अगर किसी एक देश में मौजूद हों तो कहते हैं ये देश काफी विकसित है। विकसित देश होने का एक और उदाहरण है इंसान का बदलना। इंसान एक समय पर बंदर था, धीरे धीरे वो 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा हुआ। समय के साथ उसकी पूंछ भी गायब हो गई और आज उसी पशु कहे जाने वाले का बदला हुआ या यूं कहें कि विकसित रूप आपके सामने है। ऐसे कितने उदाहरण हैं विकसित होने के। पर यहाँ सवाल उठता है, एक देश किस तरह विकसित होता है, क्या पैमाने इसके होते हैं, क्या भारत भी विकसित है या हो रहा है। विकसित देश के लिए कोई एक परिभाषा मौजूद नहीं है, इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विकसित और विकासशील देशों के मानक तय करती हैं। इन्हीं मानकों के आधार पर देशों को विकसित और विकासशील का लेबल दिया जाता है। क्या मानक हैं ये? कोई देश कितना विकसित है ये तय करने के लिए कई मानकों को ध्यान में रखा जाता है। इन मानकों को भी 2 तरह की कैटेगरीज में रखा जाता है, आर्थिक और गैर आर्थिक मानक। आर्थिक मानकों में देश की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है, जबकि गैर आर्थिक मानकों में ऐसा नहीं होता। पहले आर्थिक फैक्टर्स को समझ लेते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय, माने पर कैपिटा इनकम। इसे समझने के लिए पहले जीडीपी समझिए। जीडीपी का मतलब एक साल में देश के अंदर जितने भी सामान बने, सेवाएं दी गई, उसके कुल दाम को जीडीपी कहा जाता है। वो देश की जीडीपी होती है। जीडीपी से ये मालूम चलता है कि देश की कमाई यानी राष्ट्रीय आय कितनी है। इसी से निकाला जाता है पर कैपिटा इनकम। पूरे देश में हर व्यक्ति की आय कितनी है, इसके लिए जितने पूरे देश की जीडीपी है उससे पूरी जनसंख्या को डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से कुल कमाई में प्रति व्यक्ति का हिस्सा कितना है ये नंबर निकल आता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी उस देश के लोग उतने ही समृद्ध होंगे। एक बात यहाँ गौर करने वाली कि प्रति व्यक्ति आय निकालते वक्त हर आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि नवजात बच्चों को भी गिना जाता है। देश की पर कैपिटा इनकम कितनी हो तो देश को विकसित कहा जाएगा। अर्थशास्त्रों में इस बात को लेकर अलग अलग मत हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 से 15,000 डॉलर्स के बीच की सालाना पर कैपिटा इनकम होना एक विकसित देश बनने के लिए ज़रूरी है। वहीं कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं ये संख्या 25,000 से 30,000 डॉलर होनी चाहिए, तभी देश कहलाएगा विकसित। यूँ तो भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर अगर पर कैपिटा इनकम के मामले में देखें तो भारत 197 देशों में 142वें नंबर पर आता है। इस मसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन कहते हैं, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले सालों में शायद तीसरे या चौथे स्थान पर आ जाएं। पर 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब विकसित देश बनने के लिए हमारी पर कैपिटा इनकम 13,000 डॉलर यानी करीब 10,58,000 रुपए होनी चाहिए। फिलहाल ये 2,000 डॉलर यानी 1,65,000 रुपए के आसपास है। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर। किसी भी देश की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है। देश में जितने बिजनेसेस होंगे उससे देश में रोजगार बढ़ता ही है, साथ ही देश की कुल आय में भी इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यानी अगर देश को विकसित करना है तो देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर अच्छा होना चाहिए। तीसरा है रहन सहन का स्तर, जिसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंग्रेजी में कहा जाता है। जिन देशों में पर कैपिटा इनकम के आधार पर कैटेगराइजेशन मुश्किल होता है उनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मानक माना जाता है। अधिकतर विकसित देशों में हर 1,000 जन्मे बच्चों पर 10 से भी कम मौतें रिकॉर्ड की जाती हैं। साथ ही इन देशों में औसत आयु 75 साल रिकॉर्ड की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट कहती है साल 2000 से 2019 तक पूरी दुनिया में औसत आयु 6 साल तक बढ़ी है। स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी बेहतर होंगी शिशु मृत्यु दर उतनी ही घटेगी, साथ ही औसत आयु में भी इजाफा होगा।
ये 3 मानक आर्थिक आधार पर कोई देश कितना डेवलप्ड है इसकी तस्दीक करते हैं। विकसित और विकासशील देशों के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, सुनिए उन्हें। देखिए, जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के जो पैमाने हैं वो हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो HDI इंडेक्स बनता है वो भी इन्हीं पैमानों से बनता है। तो हमें इन क्षेत्रों पर काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, जिसमें कि फ़िज़िकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही आता है। जब हम फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे अच्छी सड़कें, रेलवे, आपके पोर्ट्स हो गए, तो इन चीज़ों पर जब हम खर्च करेंगे तो फिर ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो जब हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारे देश में डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ और एजुकेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जो बजट आया इस साल और पिछले साल, तो उसमें हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी बढ़ा है। पिछली साल 10 लाख करोड़ था, अब करीब 11 लाख करोड़ है। तो ये एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसके अलावा अगर हम हेल्थ और एजुकेशन पर भी फोकस करें तब जाकर के हम विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच पाएंगे। जो एजुकेशन का टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से वो 6% है। तो हमें उसको जल्दी से जल्दी अचीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं अचीव कर पाए तो हमारे लिए काफ़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि इंडिया जो है वो युवाओं का देश है। तो इस टाइम पे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे अगर हम हेल्थ एजुकेशन पर खर्चा करेंगे। अगर हम इस पर नहीं करेंगे तो फिर ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा। और जैसा कि कहा जाता है कि इंडिया विल ग्रो ओल्ड बिफोर इट गेट्स रिच। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एजुकेशन और हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जल्दी से जल्दी विकसित देशों में पहुंच पाएंगे। देखिए, अगर आप विकासशील देशों से तुलना करेंगे विकसित देशों की, तो रोज़मर्रा के जीवन में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी विकसित देश में रहते हैं तो वहाँ पे आपके पास बेहतर सुविधाएं होंगी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इस तरीके की स्कीम्स विकसित देशों में होती हैं, जबकि विकासशील देशों में नहीं होती। अगर आप भारत जैसे देश में देखें तो अगर कोई गरीब परिवार जो है वो बीमार हो जाए एक व्यक्ति, तो सोचिए उस पर कितनी बड़ी आपदा सी आ जाती है। बल्कि एक मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति भी प्राइवेट हेल्थ केयर का खर्चा नहीं उठा सकता। एक बीमार जो मेंबर होगा वो उस परिवार को गरीबी में ढकेलने के लिए काफ़ी होता है। तो ये फ़र्क होता है एक विकासशील देश और विकसित देश में रहने का। विकसित देश में आम आदमी के लिए बेहतर सुविधाएं होती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसको एक रेस की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे अगर हम विकसित देशों को देखें तो बहुत से विकसित देश हैं, बहुत से विकासशील देश हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो है कि ज़्यादा विकसित कौन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स और ज़्यादा बेहतर किसके हैं, सबसे बेहतर किसके हैं। तो हमें इस रेस में घुसने की कोशिश नहीं करनी है। हम जब अपने देश में से गरीबी को मिटा पाएंगे, भुखमरी को मिटा पाएंगे, जब हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स अच्छे होंगे, जब हमारा ओवरऑल जो सिचुएशन है हर तरह से, इकोनॉमिकली, सोशली, जब हम हर तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम विकसित हो जाएंगे। इसमें हमें किसी से रेस करने की या किसी से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पर एक और मानक है जो आर्थिक कारणों से ये रिकॉर्ड करता है कि गैर आर्थिक मानकों पर देश कहाँ ठहरता है। इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है देश आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है पर वहाँ साक्षरता दर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उस अनुपात में नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने कतर का नाम सुना होगा। वेस्ट एशिया में पड़ने वाला ये देश आर्थिक तौर पर काफ़ी समृद्ध है। कतर का पर कैपिटा इनकम $88,000 यानी करीब 73 लाख रुपए है। पर दूसरे फैक्टर्स जैसे कि कमाई में समानता और शिक्षा के अवसर कतर में काफ़ी कम है, इसलिए कतर विकसित देशों में नहीं गिना जाता। अब सवाल है कैसे निकलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देशों को 0 से 1 के बीच रैंक किया जाता है। इस रैंकिंग को निकालने के लिए 3 मानकों को ध्यान में रखा जाता है: साक्षरता दर, साक्षरता के मौके और स्वास्थ्य सुविधाएं। इन 3 मानकों के आधार पर देशों को अंक दिए जाते हैं। इन अंकों को एक साथ जोड़कर 0 से 1 के बीच के एक इंडेक्स में, 0 से 1 के टेबल में जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से ऊपर उन्हें विकसित देश माना जाता है। भारत का स्कोर 0.633 है। 192 देशों में से भारत 132वें नंबर पर आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक एशिया में इन देशों को विकसित देश कहा जा सकता है: हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ताइवान।
जबकि विकासशील देश जो आने वाले समय में विकसित देशों में जगह बना सकते हैं उनमें चीन, भारत, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम आते हैं। अब इतनी इकोनॉमिक्स समझ ली, थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, नाम से ऐसा लगता है कोई तीसरी दुनिया की बात हो रही है। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद ये टर्म उतने प्रासंगिक नहीं रहे, पर आज इन शब्दों का इस्तेमाल किसी देश की इकोनॉमी के संदर्भ में किया जाता है। आज पश्चिमी देश जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है उनके लिए फर्स्ट वर्ल्ड शब्द का उपयोग किया जाता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद से सेकेंड वर्ल्ड का टर्म प्रचलन से बाहर हो गया, पर थर्ड वर्ल्ड टर्म आज भी चलन में है। बस इसका मतलब गुटनिरपेक्ष की जगह ऐसे देशों से है जो अभी विकसित हो रहे हैं। दरअसल इस शब्द की शुरुआत हुई 1952 से। फ्रांस के डेमोग्राफी एक्सपर्ट एल्फ्रेड सॉवी ने इसकी शुरुआत की। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में दुनिया का लीडर कौन होगा, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। एल्फ्रेड सॉवी ने अमेरिका के ब्लॉक वाले देश जिनमें पूंजीवाद का बोलबाला था उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कहा, इसके जिन देशों में कम्युनिस्ट थे उन्हें सेकेंड वर्ल्ड कहा, जबकि वो देश जिन्होंने किसी भी गुट से जुड़ना ठीक नहीं समझा उन्हें कह दिया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। भारत भी उस वक्त तीसरे गुट या थर्ड वर्ल्ड का ही हिस्सा था। अब आपको ये भी बताते हैं कि आज हम विकसित और विकासशील देशों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी ने नई दिल्ली की चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में कैबिनेट की मीटिंग ली है। इसमें उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की। इसके अलावा लोकसभा चुनावों के बाद अगले 5 साल के एक्शन प्लान पर भी चर्चा हुई। 2047 में अंग्रेजी शासन से आज़ाद होने के बाद भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। मोदी सरकार का टारगेट है तब तक भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। विकसित भारत 2047 के तहत देश में आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सामाजिक कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मीटिंग में चुनावों के बाद सरकार के गठन का भी एक्शन प्लान तैयार किया गया। इस प्लान में सरकार बनने के 100 दिन बाद के एजेंडे शामिल हैं। तो आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लंदन टॉपर पर। शुक्रिया।